25 नवंबर 1949 का दिन सिर्फ संविधान अपनाने का दिन नहीं था, बल्कि वह पल था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की आत्मा को नई दिशा दी। उन्होंने पूरे राष्ट्र से एक ही प्रार्थना की कि यह संविधान तभी जीवित रहेगा जब नागरिक अपने भीतर इंसानियत, समानता और न्याय को जगा पाएंगे। उन्होंने चेताया कि अगर जाति, भेदभाव और अंधभक्ति नहीं बदले तो देश का भविष्य अंधेरे में खो जाएगा। अंबेडकर के शब्द केवल भाषण नहीं थे, वे एक पिता की तरह अपने बच्चों को आखिरी बार समझाने वाली आवाज थे, गहरी, सच्ची और दर्द से भरी हुई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ कागज पर नहीं, हमारे व्यवहार में होना चाहिए। आज भी उनकी चेतावनी उतनी ही ताजा है और उनका भरोसा उतना ही मजबूत कि भारत एक दिन सच में समानता का राष्ट्र बनेगा। ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 25 नवंबर 1949 की वह सुबह दिल्ली की ठंडी हवा में कुछ अलग सी खामोशी थी। सर्दियों की हल्की हल्की धुंध चारों तरफ पसरी हुई थी, मानो इतिहास खुद अपनी सांस रोककर किसी बड़े क्षण का इंतजार कर रहा हो। पुरानी दिल्ली की सड़कों पर चाय की दुकानों से उठती भाप उस सुबह की नमी को और घनी बना रही थी। लोग अपने अपने काम पर निकल तो रहे थे, मगर हवा में ऐसा महसूस होता था कि आज कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी गूंज सिर्फ आज नहीं, आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। उसी सुबह अपने निवास पर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एकाग्र होकर खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता थी, लेकिन आज वह गंभीरता कुछ और ही थी, जिम्मेदारी, उत्साह, थकान और उम्मीद का मिश्रण। उनकी मेज पर उस दिन का भाषण भी रखा था, जिसमें बड़े आदर के साथ एक एक शब्द गढ़ा गया था। रात भर काम करने की थकान उनकी आंखों में झलक रही थी, लेकिन उनकी आत्मा में एक अद्भुत ऊर्जा थी। आज वह भारत की संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण देने जा रहे थे, वह भाषण जो आने वाले भारत की दिशा और दशा तय करने वाला था। अंबेडकर उठे, अपना कोट पहना, दस्तावेजों को ठीक से संभाला और धीरे धीरे सभा भवन की ओर चल पड़े। रास्ते में उनकी कार जैसे जैसे पुरानी दिल्ली की गलियों को पार करती, बाहर के दृश्य उन्हें उन वर्षों की याद दिलाते जाते जब वे छुआछूत, भेदभाव और गरीबी के बीच संघर्ष करते हुए आगे बढ़े थे। हर मोड़ मानो उन्हें उनके बचपन की किसी घटना की याद दिलाता था। वह सूखी प्यास जब उन्हें कुएं से पानी नहीं भरने दिया गया था, वह स्टेशन का प्लेटफॉर्म जब उन्हें बैलगाड़ी वाला ले जाने से डर गया था, वह स्कूल का वह कोना जहां उन्हें दूसरों से अलग बैठना पड़ता था। और आज वह उसी देश के भविष्य का संविधान अंतिम रूप से सौंपने जा रहे थे। उनकी आंखों में शायद उसी संघर्ष की चमक थी। जब कार संविधान सभा के भवन के बाहर रुकी तो धीरे धीरे सदस्यों का आगमन शुरू हो चुका था। सभी जानते थे कि आज का दिन इतिहास का एक स्तंभ बनने वाला है। भारतीय संविधान लगभग तैयार था, बस इसे अंतिम रूप से स्वीकार करना बाकी था। मगर लोग सबसे ज्यादा उत्सुक थे डॉक्टर अंबेडकर के भाषण को सुनने के लिए। सभा भवन के अंदर का माहौल बेहद गरिमामयी था। बड़े बड़े झूमरों की रोशनी, लकड़ी की महक और चारों तरफ बैठी विभूतियां उस क्षण को और भी प्रखर बना रही थीं। सदस्य सीटों पर बैठ चुके थे, श्रद्धा और ध्यान से भरे हुए। जब डॉक्टर अंबेडकर सभा भवन में प्रवेश कर रहे थे तो पूरा वातावरण एक पल को शांत हो गया। कई लोगों ने उनकी तरफ सम्मान से देखा, कुछ लोगों की आंखों में प्रशंसा थी, कुछ में जिज्ञासा और कुछ में गहरा सम्मान। डॉक्टर अंबेडकर धीरे धीरे अपनी सीट तक पहुंचे, दस्तावेजों को रखा और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं। वह मानसिक रूप से खुद को इस ऐतिहासिक क्षण के लिए तैयार कर रहे थे। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह उनकी सोच, उनके संघर्ष, उनका विजन और देश के भविष्य को देने वाला संदेश था। सभा अध्यक्ष ने जब उन्हें मंच पर आमंत्रित किया तो एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे हॉल में बैठे सैकड़ों लोग एक साथ अपनी पीठ सीधी कर मंच की ओर ध्यान लगाने लगे हों। डॉक्टर अंबेडकर खड़े हुए। उनके कदमों में अद्भुत स्थिरता और कंधों पर अपार जिम्मेदारी थी। यह वह क्षण था जिसके लिए इतिहास खुद इंतजार कर रहा था। उन्होंने माइक को ठीक किया, कागजों पर एक नजर डाली और फिर धीरे से पहला वाक्य बोला।
उनकी आवाज में वही दृढ़ता, वही आत्मविश्वास था जिसने उन्हें वर्षों के संघर्ष के बाद भारत का सबसे बड़ा विधि पुरुष बना दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय और बहनों व भाइयों, उनके शब्दों में गहराई थी, इतनी गहराई कि सभा में बैठा हर व्यक्ति उनका हर शब्द अपने मन में उतार रहा था। अंबेडकर ने सबसे पहले देश को बधाई दी कि भारत अब आधुनिक और लोकतांत्रिक ढांचे की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ संविधान नहीं, एक सपने का आकार है, एक ऐसा सपना जो करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों पर बना है। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के सभी सदस्यों का सम्मान किया और कहा कि यह दस्तावेज किसी एक व्यक्ति का काम नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास का परिणाम है। उनकी आवाज स्पष्ट थी, लेकिन उस स्पष्टता में कई भावनाएं छुपी थीं, गर्व, थकान और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी। जैसे जैसे वे बोलते गए, सभा भवन में सन्नाटा और गहराता गया। हर व्यक्ति जानता था कि यह भाषण सिर्फ संविधान का परिचय नहीं बल्कि आने वाले भारत को चेतावनी और मार्गदर्शन भी देगा। केवल 5 मिनट बीते थे, लेकिन लगता था जैसे उन्होंने उन 5 मिनटों में देश के भविष्य की दिशा तय कर दी हो। यही इस भाषण का जादू था। संविधान सभा के भीतर धीरे धीरे हर सीट भरती जा रही थी। बाहर नवंबर की सुबह हल्की ठंड लिए खड़ी थी, लेकिन अंदर का माहौल गर्म था, इतिहास के बनने की गर्मी। दीवारों पर लगे पीतल के लैंप एक हल्की पीली रोशनी बिखेर रहे थे और वह रोशनी मानो इस ऐतिहासिक क्षण को अपने भीतर कैद कर लेना चाहती थी। हर सदस्य जानता था कि आज का दिन केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि आने वाले भारत के चरित्र का अंतिम आकार था। अंबेडकर अपनी सीट पर आकर चुपचाप बैठ गए। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों की चमक बता रही थी कि उनके भीतर विचारों का समुद्र उफान मार रहा है। वे यह जानते थे कि आज का भाषण केवल एक रिपोर्ट, केवल एक निष्कर्ष या केवल एक समीक्षा नहीं है। यह एक युगांतकारी घोषणा है, एक ऐसे भारत के सपने की घोषणा जिसे उन्होंने अपने खून, संघर्ष और बुद्धि से गढ़ा था। उनके सामने रखी फाइलों में फाइनल ड्राफ्ट रखा था, वही ड्राफ्ट जो 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों की कठोर मेहनत का परिणाम था। लेकिन अंबेडकर सिर्फ कागज नहीं पढ़ने वाले थे, वह बोलने वाले थे अपनी आत्मा से, अपने संघर्ष से और उन करोड़ों लोगों से जिन्हें उन्होंने हमेशा मेरे प्यारे देशवासियों कहकर पुकारा। सभा के सदस्य एक एक कर अपनी सीटों पर स्थिर होते गए। कुछ सदस्य अपने चश्मे साफ कर रहे थे, कुछ पेन तैयार कर रहे थे और कुछ आंखें बस अंबेडकर की तरफ उठे हुए थीं, जैसे इंतजार कर रही हों कि कब वह खड़े होंगे और इतिहास की धारा को अपने शब्दों में मोड़ देंगे। उधर जनता की गैलरी में भी सन्नाटा छाया हुआ था। साधारण कपड़ों में बैठे कुछ लोग, मजदूर, शिक्षक, युवा, सब यही सोच रहे थे कि आज जो कहा जाएगा वह आने वाले कई दशकों तक देश को दिशा देगा। जब सभा के अध्यक्ष ने हल्के से दस्तक दी और घोषणा की, अब मैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को आमंत्रित करता हूँ, उस पल पूरा हाल एकदम शांत हो गया। ऐसा लगा मानो हवा भी ठहर गई हो, जैसे इतिहास स्वयं अपना सिर झुकाकर इस क्षण को सुनने को तैयार हो। अंबेडकर धीरे धीरे खड़े हुए। उन्होंने अपनी शॉल को हल्का सा ठीक किया, अपनी फाइल का पहला पन्ना पलटा और सभा की ओर एक गहरी नजर से देखा, वह नजर जिसमें संघर्ष की आग भी थी और जिम्मेदारी का बोझ भी। कुछ सेकंड तक वे खामोश खड़े रहे, लेकिन यह खामोशी किसी डर की नहीं थी, यह खामोशी थी महत्वपूर्ण शब्दों के जन्म से पहले की। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया और पहले ही वाक्य ने बता दिया कि आज का भाषण साधारण नहीं होने वाला। मिस्टर प्रेसिडेंट सर, मैं इस सभा के सामने खड़ा हूँ एक ऐसे कार्य की समाप्ति के अवसर पर जो इस देश के इतिहास में सदा सदा के लिए याद रखा जाएगा। इन शब्दों ने सभा में एक बेचैनी भरी उत्तेजना भर दी। उनके स्वर में गंभीरता थी, पर साथ ही एक अजीब सी दृढ़ता भी। अंबेडकर आगे बोले, मुझे लगता है कि यह वह दिन है जब हम यह नहीं सोच रहे कि संविधान की पुस्तक कैसी बनी है, बल्कि यह सोच रहे हैं कि यह राष्ट्र अब किस दिशा में चलेगा। सभा के कुछ सदस्य अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुककर बैठ गए, जैसे वे एक एक शब्द पकड़ लेना चाहते हों।
अंबेडकर ने जब ब्रिटिश शासन, भारतीय संघर्ष और देश के सामाजिक विभाजन का जिक्र किया तो उनकी आवाज में एक दर्द भी था। वह बोले, भारत एक विरोधाभासों का देश रहा है। जाति, वर्ग, धर्म और असमानता ने इसे बांट रखा था। हमारा संविधान इन दीवारों को गिराने की कोशिश है। उन्होंने यह वाक्य कहा तो कुछ सदस्य तुरंत नोट्स बनाने लगे। यह वाक्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमर पंक्ति बनने वाला था। फिर उन्होंने अपने भाषण का सबसे तीखा, सबसे सच्चा हिस्सा शुरू किया, लोकतंत्र की चेतावनी। उनके शब्दों में एक कड़वाहट थी, लेकिन यह कड़वाहट उस डॉक्टर की थी जो मरीज को सच बताता है ताकि वह ठीक हो सके। उन्होंने कहा, हम आज राजनीतिक लोकतंत्र प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र अभी भी दूर है। इस एक वाक्य ने पूरे सभागार में झंकार पैदा कर दी, क्योंकि यह सच था, कड़वा लेकिन जरूरी। फिर उन्होंने वह ऐतिहासिक चेतावनी दी, यदि हम राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र के साथ न जोड़ पाए तो जो आज एक उपलब्धि लगती है वह कल खतरा बन सकती है। सभागार में सन्नाटा गहरा गया। अंबेडकर आगे बोले, भारत में भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा ये केवल आंकड़े नहीं, ये लोकतंत्र के दुश्मन हैं। इस संविधान को तभी सफलता मिलेगी जब लोगों को समान अवसर और सम्मान मिलेगा। उनकी आवाज धीमी नहीं थी, लेकिन वह चुभने वाली थी। एक ऐसी आवाज जो किसी नेता की नहीं बल्कि एक सच्चे सुधारक की लग रही थी। सभा में कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने सिर हिलाया, जैसे वे अंबेडकर की बातों से पूरी तरह सहमत हों। कुछ ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर असहजता थी, क्योंकि अंबेडकर सच कह रहे थे और सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। अंबेडकर ने फिर उस विषय पर बात की जिसे वे हमेशा बेहद जरूरी मानते थे, जाति का अंत। उनकी आवाज इस बार तेज नहीं थी, लेकिन भीतर से आती मजबूती उसकी गहराई बता रही थी। जाति एक ऐसी संस्था है जो न केवल समाज को बांटती है बल्कि उसे पीछे भी धकेलती है। जब तक जाति रहेगी, स्वातंत्र्य केवल एक सपना रहेगा। यह वह वाक्य था जो आने वाले दशकों में लाखों भाषणों, लेखों और किताबों का आधार बनने वाला था। फिर अंबेडकर ने एक और महान विचार रखा, संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी। उन्होंने कहा, इंग्लैंड में लोकतंत्र इसलिए सफल हुआ क्योंकि वहां संवैधानिक नैतिकता है। यदि यह भारत में नहीं जड़ पकड़ी तो यह संविधान भी असफल हो जाएगा। उनके इन शब्दों ने वातावरण को और गंभीर बना दिया। हर कोई समझ चुका था कि यह भाषण केवल उपलब्धियों की सूची नहीं बल्कि चेतावनियों की मजबूत दीवार है जो समय को संभालने के लिए बनाई जा रही है। और इसी बीच सभा के एक कोने में बैठे एक वृद्ध सदस्य की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने साथी से कहा, इतनी सच्चाई, इतने साहस से आज तक किसी ने नहीं बोला। अंबेडकर का भाषण आगे बढ़ता गया और सभा के भीतर इतिहास गहराता गया। उनकी आवाज में कहीं कहीं थकान दिखती थी, लेकिन वह थकान संघर्ष की थी, निराशा की नहीं। उनकी आंखों में उम्मीद थी, गर्व था और डर भी था। यह डर नहीं कि संविधान कमजोर है, बल्कि यह डर कि लोग उसे कमजोर न कर दें। और फिर अंबेडकर ने कहा, हमारा संविधान अच्छा है, बुरा है या सामान्य है, यह भविष्य तय करेगा। लेकिन यह निश्चित है कि यदि देश की दिशा गलत हुई तो दुनिया का कोई भी संविधान देश को नहीं बचा सकता। इस वाक्य के बाद सभा में बैठा हर सदस्य स्तब्ध हो गया। यह विचार इतना सशक्त था कि वह इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया। सभा में कुछ क्षणों के लिए ऐसी खामोशी छा गई जैसे हवा भी रुक गई हो। अंबेडकर ने पानी का एक छोटा सा घूंट लिया और फिर पन्ने का दूसरा हिस्सा पलटा। लेकिन यह सिर्फ भाषण का हिस्सा नहीं था, यह भारत के भविष्य का दूसरा अध्याय था। उन्होंने जब अपना अगला वाक्य बोला तो उसमें एक गहरी गंभीरता थी। भारत में हीरो पूजा, हीरो वर्शिप का चलन लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सभा के भीतर एक हलचल सी उठी। कुछ चेहरे तमतमाए, कुछ परेशान नजर आए, लेकिन ज्यादातर लोगों के चेहरे पर समझदारी का भाव था, क्योंकि यह सच था।
भारत एक ऐसा समाज रहा है जहां लोग व्यक्तियों को भगवान बना देते हैं और विचार पीछे छूट जाते हैं। अंबेडकर आगे बोले, नायक पूजा लोकतंत्र को नष्ट कर सकती है। जो राष्ट्र व्यक्ति को विचार से ऊपर रखता है, वहां तानाशाही का जन्म आसान हो जाता है। इन शब्दों ने मानो सबकी छाती पर दस्तक दी। भारत अभी अभी एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था और जनता भावनाओं से भरी हुई थी, लेकिन अंबेडकर की दृष्टि भविष्य देख रही थी, वर्तमान नहीं। उनकी आवाज अब थोड़ी तीखी लग रही थी, लेकिन यह तीखापन किसी द्वेष का नहीं बल्कि सच्चाई का था, सच्चाई जिस पर मरहम नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा, लोकतंत्र व्यक्तियों के जादू पर नहीं, संस्थाओं के दम पर चलता है। यदि हमने संस्थाओं को मजबूत किया तो देश टिकेगा, यदि हमने व्यक्तियों को ऊपर रखा तो देश डगमगा जाएगा। सभा की कुछ पंक्तियों में बैठे युवा सदस्यों ने आपस में नजरें मिलाईं, वे इस चेतावनी की गहराई समझ गए थे। अब अंबेडकर ने समाज की सबसे बड़ी समस्या पर लौटते हुए कहा, जाति तोड़ना सिर्फ एक सामाजिक सुधार नहीं, यह आर्थिक और राजनीतिक सुधार का आधार है। उनकी आवाज में इस बार दर्द था, वह दर्द जो उन्होंने खुद भुगता था, अपने जीवन में, अपनी त्वचा पर। उन्होंने याद दिलाया, हम लोग 2000 वर्षों से बंटे हुए हैं। यह बंटवारा केवल अपमान का नहीं, यह प्रगति के हर रास्ते पर ताला लगाता है। कुछ सदस्य सिर झुकाकर सुन रहे थे, कुछ उन यादों में खो गए जब ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अपने ही लोगों को छूने से डरते थे, और कुछ ऐसा लग रहा था कि वे सोच रहे हैं, क्या यह नया भारत इन घावों को मिटा पाएगा। अंबेडकर ने थोड़ा रुककर कहा, मैंने हमेशा कहा है, जाति नष्ट करो, अन्नाइलेशन ऑफ कास्ट। यह कोई क्रोध का नारा नहीं, यह मानवता का आग्रह है। सभा में बैठे कुछ लोगों की आंखें चमक उठी। वे जानते थे कि यह व्यक्ति केवल बात नहीं कर रहा, वह अपने जीवन के हर अनुभव को शब्द दे रहा है। अब अंबेडकर ने लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर अपने भाषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू किया, और उनकी आवाज में अजीब सा संतुलन था, जैसे कोई चिकित्सक दर्द बताने के साथ उपचार भी बता रहा हो। वे बोले, लोकतंत्र केवल वोट डालने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है, जहां लोग एक दूसरे के साथ बराबरी से रहते हैं। कुछ सदस्य ने यह लाइन तुरंत नोट की। एक पत्रकार ने बाद में कहा था, इस लाइन ने भारत को समझा दिया कि लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं है, संस्कृति है। अंबेडकर ने फिर एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें पूरे हाल को देख रही थीं, जैसे कोई स्कल्प्टर अपने बनते हुए शिल्प को अंतिम बार निहारता है। और फिर उन्होंने कहा, संविधान बनाना आसान था, लेकिन संविधान को सफल बनाना कठिन होगा। उनका यह वाक्य हवा में ऐसे तैर रहा था जैसे किसी पत्थर पर खुदा हुआ सत्य। उन्होंने आगे जोड़ा, यदि संसद में बैठे लोग, यदि जनता, यदि प्रशासन सब अपनी संवैधानिक सीमाएं भूल जाएंगे, तो यह संविधान केवल एक किताब रह जाएगा, राष्ट्र नहीं बच पाएगा। उनके शब्दों में तल्खी नहीं थी, लेकिन एक सख्त ईमानदारी थी। किसी ने कहा था, अंबेडकर का यह भाषण देश को डराता नहीं बल्कि जगाता है। अब उन्होंने भाषण का एक ऐसा हिस्सा शुरू किया जो आने वाले दशकों में सबसे ज्यादा उद्धृत होने वाला था, 3 चेतावनियां, द 3 वार्निंग्स। सभा के हर कोने में सन्नाटा छा गया। चेतावनी 1, व्यक्ति पूजा से बचो, अगेंस्ट हीरो वर्शिप। उन्होंने कहा, लोगों का महान होना लोकतंत्र को बचा नहीं सकता, केवल उसकी संस्थाएं ही उसे बचा सकती हैं। यह वाक्य आज भी भारत में गूंजता है। चेतावनी 2, असमानता लोकतंत्र को खा जाएगी। अंबेडकर की आवाज धीमी पर गहरी थी। भारत में भारी सामाजिक और आर्थिक असमानता है। यदि अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब, तो यह लोकतंत्र टूट जाएगा। कुछ लोग हिल गए, क्योंकि आजादी के तुरंत बाद यह चेतावनी बहुत बड़ी थी। चेतावनी 3, संविधान की सीमाएं और सत्ता का संतुलन। वह बोले, किसी भी संविधान से ज्यादा महत्वपूर्ण है
उस संविधान को चलाने वाले लोगों का चरित्र। सभा का माहौल इतना गंभीर हो गया था कि किसी को सांसों की आवाज भी तेज लग रही थी। अंबेडकर के शब्द अब इतिहास नहीं, भविष्य बन गए थे। और फिर उन्होंने वह लाइन कही जिसने पूरा हाल पूरी तरह शांत कर दिया। मैं चाहता हूं कि हम आज इस भवन से बाहर जाते हुए अपने साथ 3 बातें ले जाएं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये केवल आदर्श नहीं, ये राष्ट्र की आत्मा है। यह कहते समय उनके स्वर में गर्व भी था और आशंका भी, जैसे वे जान रहे हों कि यह तीनों बातें ही भारत को बचाएंगी और इन्हीं में भारत खो भी सकता है। सभा में एक बुजुर्ग सदस्य ने धीरे से कहा, आज हम केवल एक संविधान नहीं सुन रहे, हम एक सदियों के संघर्ष की आवाज सुन रहे हैं। इस बीच अंबेडकर ने अपना पन्ना पलटा और अंतिम खंड की ओर बढ़े। लेकिन इससे पहले एक क्षण उन्होंने रुककर पूरे हाल को देखा। वह नजर किसी नेता की नहीं थी, वह नजर एक पिता की थी जो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हो। सभा में उनकी आंखें कई चेहरों पर गईं, कुछ भावुक, कुछ गर्वित, कुछ चिंतित। और फिर उन्होंने आगे कहा, भारत को अब केवल एक चीज की जरूरत है, संवैधानिक मार्ग पर चलने की। यह वाक्य सुनते ही कई लोगों ने तालियां बजानी चाहीं। लेकिन सभा का माहौल इतना गंभीर था कि किसी ने तालियां नहीं बजाईं। यह क्षण तालियों का नहीं, समझ का था। अंबेडकर ने जब अपना अंतिम पन्ना उठाया तो हल्की कांप उनकी उंगलियों में थी। लेकिन यह कांप शरीर की थी, आत्मा की नहीं। उन्होंने कहा, मैं आशा करता हूं कि यह संविधान भारतीयों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बनेगा और हमारी भावी पीढ़ियां हमें दोष नहीं देंगी कि हमने उन्हें गलत दिशा में धकेल दिया। इतना कहते ही पूरा हाल शब्दहीन हो गया। इतिहास जैसे सांस रोककर बैठ गया था। अंबेडकर ने जैसे ही अपने भाषण के अगले भाग की ओर कदम बढ़ाया, ऐसा लगा कि पूरा सभागार एक बार फिर सांस रोककर बैठ गया है। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन वह चमक विजय की नहीं थी, जिम्मेदारी की थी। वह जिम्मेदारी जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि केवल वही उठा सकता था जिसने भेदभाव की खाइयों को अपनी जिंदगी में झेला हो और ज्ञान की ऊंचाइयों को खुद के बल पर छुआ हो। उन्होंने अपने सामने रखे पन्नों को धीरे से छुआ, जैसे वे ये महसूस कर रहे हों कि यह सिर्फ कागज नहीं, ये करोड़ों सपनों की धड़कन है। उनका अगला वाक्य आया, हम आज इस संविधान को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए, यह एक मशीन है। मशीन अच्छी भी चल सकती है और बुरी भी, सभी कुछ इस पर निर्भर है कि इसे चलाने वाले लोग कौन हैं। इस वाक्य ने हाल में बैठे हर व्यक्ति की नजरें पर्दे पर गड़वा दी, जैसे ये शब्द हरेक के ऊपर सीधा सवाल उठा रहे हों। कुछ लोग इधर उधर सरकने लगे, जैसे वे खुद से ही पूछ रहे हों, क्या हम इस मशीन के योग्य चालक बन पाएंगे? अब अंबेडकर ने अपने भाषण का वह हिस्सा शुरू किया जो भविष्य की राजनीति का केंद्र बनने वाला था, सत्ता का दुरुपयोग, अब्यूज ऑफ पावर। वे बोले, सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता मनुष्य को पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। भारत को इससे बचना होगा। सभा में बैठे कुछ नेताओं के चेहरे थोड़ा उतर गए, क्योंकि यह सच था। सत्ता का मोह नया नहीं था और भारत में नेतृत्व हमेशा भावनाओं के सहारे खड़ा रहा था। अंबेडकर ने आगे चेताया, किसी भी कानून से ज्यादा शक्तिशाली मनुष्य का चरित्र होता है। कानून को चलाने वाले यदि ईमानदार न हो तो कानून कागज का टुकड़ा बन जाता है। उनकी आवाज अब धीमी थी, लेकिन उसमें एक गहरा कंपन था, जैसे कोई पुराना योद्धा अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य बता रहा हो। सभा के कई सदस्य अपने अपने पेंसिलों से नोट्स में यह लाइन लिखने लगे, क्योंकि यह केवल एक चेतावनी नहीं थी, यह एक मार्गदर्शन था, एक आधार था। अब अंबेडकर ने संविधान के मूल तत्वों की ओर ध्यान दिलाया, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। वे बोले, फ्रांस ने हमें 3 शब्द दिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लेकिन भारत ने उन्हें एक और गहराई दी है।
हमारे यहाँ बंधुत्व केवल एक आदर्श नहीं, एक जीवित अनुभव है, यदि हम इसे जीना चाहें। उनकी आवाज में इस बार एक भावनात्मक लहर थी, जैसे वे कहना चाहते हों, यदि भारत को बचाना है तो जाति का अंत और बंधुत्व की शुरुआत अनिवार्य है। अब अंबेडकर ने एक सामाजिक सत्य पर प्रहार किया, एक ऐसा सत्य जिसे कोई और नेता इतनी साफगोई से कहने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने कहा, जब तक समाज में जाति है तब तक समाज में असमानता रहेगी, और जब तक असमानता रहेगी तब तक स्वतंत्रता एक धोखा होगी। यह वाक्य सुनकर सभा की कई आंखों में चमक आ गई, कुछ के भीतर छिपा गर्व और कुछ की आंखों में एक सीधी चोट। अंबेडकर जानते थे कि यह संविधान तभी सफल होगा जब लोग अपने मन की दीवारें गिराएंगे। उन्होंने कहा, कानून सबको बराबर कर सकता है, लेकिन दिलों को बराबर केवल समाज कर सकता है। यह उन हजारों साल की पीड़ा थी जो इन शब्दों से बाहर आ रही थी। सभा में बैठे कई वरिष्ठ सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि इस आदमी की बातें देश का भविष्य बदल सकती हैं, यदि लोग इन्हें समझ लें। अब अंबेडकर ने अपने भाषण का वह हिस्सा शुरू किया जो उनकी सबसे गहरी चिंता थी, लोकतंत्र की विफलता का डर। वे बोले, यदि हम लोकतंत्र को केवल वोट की राजनीति बना देंगे तो यह देश प्रगति नहीं करेगा, बल्कि टुकड़ों में बंट जाएगा। उनकी आवाज थोड़ी भारी हो गई, जैसे वे इतिहास के कुछ कड़वे अनुभव याद कर रहे हों। उन्होंने कहा, लोकतंत्र का अर्थ केवल बहुमत नहीं होता, लोकतंत्र का अर्थ है सबके अधिकारों की रक्षा। कुछ लोग तुरंत सिर हिलाने लगे। यह लाइन उनके दिल में उतर गई लगती थी। अब अंबेडकर ने अपनी 3 ऐतिहासिक चेतावनियों का विस्तार करते हुए एक चौथी चेतावनी जोड़ दी, एक चेतावनी जो वर्षों बाद सच साबित हुई। चेतावनी 4, एक धर्म, एक जाति, एक भाषा का खतरा। उन्होंने कहा, भारत एक विविधता का देश है। यदि कोई भी समूह धार्मिक, भाषाई या जातीय अपनी पहचान को दूसरों पर थोपने की कोशिश करेगा तो यह राष्ट्र टूट जाएगा। यह वाक्य इतना शक्तिशाली था कि कई लोगों ने गहरी सांस ली। अंबेडकर का चेहरा अब शांत था, लेकिन उनकी आंखें उस भविष्य की चिंता से भरी थीं जो अभी जन्म भी नहीं लिया था। अब उन्होंने भाषण के अंत की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन यह अंत नहीं था, यह एक नए युग की शुरुआत थी। उन्होंने अपने अंतिम पन्ने पर नजर डाली और हल्की मुस्कान आई, जैसे कोई इंसान अपने कठिन सफर का आखिरी कदम चूमते हुए देखता है। फिर बोले, आज के बाद भारत का भाग्य भारतीयों के हाथ में है। यदि वे इस संविधान को ईमानदारी से अपनाएंगे तो हमारा देश महान बनेगा, यदि नहीं तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। इन शब्दों में दर्द था, गर्व था और सबसे बढ़कर एक पिता का प्रेम था अपने राष्ट्र के लिए। सभा में बैठे लोग अब बिल्कुल चुप थे। कई लोगों की आंखें नम थीं, कुछ के हाथ कांप रहे थे। इतिहास उनके सामने खड़ा था, बोलता हुआ, सिखाता हुआ, चेताते हुआ। और फिर अंबेडकर ने अंतिम वाक्य कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब मिलकर इस राष्ट्र को इतना महान बनाएं, जितना यह संविधान हमें बनने की प्रेरणा देता है। उनके ये शब्द हवा में एक ऐसी गूंज छोड़ गए जो आने वाले 100 वर्षों तक भी कम नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल रवि मालविया 88 को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।